हेलो स्टूडेंट्स। तो हम शुरू कर चुके हैं आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें मैं पहला टॉपिक बता रहा हूँ आपको, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक, तो मैंने आपको इसके जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो आपके पास हमने इस साल पढ़ना है आपके पास एप्लीकेशन के रूप में, उसके कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो में बताया आपके पास। ठीक, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके पास थोड़ा सा 11वीं के कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ आपके पास प्रश्नों के दौरान यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो आएंगे तब जाके आपको ना क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा सरलता होगी आपके पास। ठीक, तो जो पिछले साल हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उसके कुछ कॉन्सेप्ट हम आपके पास मैं आपको आज पहले बताने वाला हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज से क्वेश्चन करूँगा आपके पास एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो देखिए 11वीं में हमने पढ़ा आपके पास स्ट्रेट लाइन, उसका यूज़ यहाँ पर होने वाला है। स्ट्रेट लाइन मतलब जो हमने 11वीं में पढ़ा था सरल रेखा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ आपके पास यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि हम जब स्पर्श रेखा और अविलंब पढ़ रहे हो तो ये दोनों भी रेखाएं हैं, तो जो रेखाओं का जो गुण है वो इन पे भी अप्लाइड होने वाला है। ठीक, तो देखिए क्या क्या है जो जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन जो m द्वारा निरूपित करते हैं इक्वल टू होता है tan थीटा, और जो इस बार हम पढ़ रहे हैं किसके द्वारा, dy/dx के द्वारा। अब बात आती है कि थीटा क्या है, तो थीटा आपके पास किसी रेखा के द्वारा धनात्मक दिशा में x अक्ष के साथ जो कोण बनता है ये थीटा है, ये उसका झुकाव कहलाता है। थीटा मतलब उसका झुकाव मतलब इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और उसका tan का मान क्या करेगा इस रेखा L के लिए, उसका स्लोप कहलाता है। हिंदी एक ये आपके पास ग्रेडियंट भी कहलाता है, हिंदी में इसको ढाल को या प्रवणता, एक ही चीज़ आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप, आपके पास ये पहला कॉन्सेप्ट तो है। दूसरा आपके पास देखिए आपके पास जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है कि अगर आपके पास लाइन दिए तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाएगा, या फिर दूसरा इफ गिवन लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था आपके पास, हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। और कहा जाए कि इस लाइन के लिए स्लोप निकालिए, तो स्लोप निकालने के दो तरीके आपके पास इसके लिए थे। एक तो क्या है जो डायरेक्ट मेथड आपके पास हो, उसके अनुसार होता है आपके पास m बराबर ये इक्वल टू होता है माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, हम इसको ऐसे लिखते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास स्लोप निकालने का एक तो शॉर्टकट तरीका ये आपके पास है, फॉर्मूला याद रहा तो ठीक। अगर ये याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेंज स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो मानक समीकरण था उसको हम चेंज करेंगे इन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमको करना क्या होगा कि जो अभी तक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, इस रूप को चेंज करना है किस रूप में, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो अगर आपके पास y बराबर ये लाइन का इक्वेशन इस रूप में दिया है, तो आप जब इसको चेंज करोगे तो आपके पास यहाँ पर m अपने आप ही स्वतः ही माइनस ए अपॉन बी प्राप्त होने वाला है। ठीक, तो ये आपके पास स्लोप होता है जो कि आपके पास इस केस में भी मिला हुआ है। तो पर इसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है, पर ऐसा ना करके आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम क्या चेंज करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हम चेंज करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये आपके पास है स्लोप m और ये क्या है उसका y अंतःखंड। तो ये इस प्रकार से हम उसको चेंज करके हम उसका स्लोप निकालते हैं। ठीक, दूसरा केस अब ये तो पता है इसका यूज़ ज़्यादा होने वाला है। ठीक, और अगर दो बिंदु दिए जाएं तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, इफ 2 points ऑन द लाइन आर गिवन, अगर रेखा पर स्थित दो बिंदु दे दिए जाएं, पहला पॉइंट है x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2, ये दो पॉइंट हैं, तो इस टाइम पर स्लोप इक्वल टू होता है, याद रखना चाहिए पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास जो स्लोप से संबंधित हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इस जो आपके पास टेंजेंट्स एंड नॉर्मल है इसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। ठीक, आपके पास आगे कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें।
अगला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है रेखाओं के परस्पर लंब या आपके पास समांतर होने के। देखो एक बार, पैरेलल लाइंस। अब रेखाएं क्या है? समांतर, पैरेलल लाइंस, ठीक है, यानी समांतर रेखाएं। तो ध्यान देना, आपके पास दो रेखाएं समांतर होते हैं, ये अगर उनके क्या हो गए, इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके क्या होने चाहिए, उनकी ढालें क्या होनी, समान, यानी m1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, m2। अगर कहीं पर आता है कि दो रेखाएं समांतर हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि दोनों की क्या है, ढालें समान है। फिर आता आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर मतलब आपके पास लंब रेखाएं। जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, तो परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट से ही मैंने आपको ना स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया ऊपर। तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, दोनों रेखाओं के स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका स्लोप सेम होगा, और अगर दो रेखाएं लंब होंगी तो उस टाइम पर उनके स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास -1 इक्वल टू -1, ठीक। और पांचों आपके पास था इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने पढ़ा जो ज़्यादातर यूज होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला फॉर्म आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका यूज ज़्यादा होने वाला है। अब ध्यान देना, जब भी आपके पास कहीं पर कोई रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जाए, चाहे वो टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, तो उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करने वाले पॉइंट स्लोप। इसको पॉइंट स्लोप इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास इस पर हम इक्वेशन तब निकालेंगे जब पॉइंट भी दिया हो और स्लोप भी ज्ञात हो, मतलब दो चीज़ें हमको ज्ञात होनी चाहिए, पॉइंट भी और स्लोप भी। तो वो फॉर्म है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पर दिया हुआ बिंदु x1 y1 है और रेखा का जो स्लोप है वो कितना है, m। तो पहला रूप है। दूसरा आपके पास होता है 2 पॉइंट फॉर्म। कभी कभी किसी किसी प्रश्न में आपके पास डायरेक्ट रेखा का समीकरण न देते हुए आपके पास कहा जाए कि आपके पास उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर स्थित दो बिंदु हैं, तो उस टाइम पर उसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, जब आपको दो बिंदु दिए हुए हैं। ऐसे ही दो बिंदु आपके पास, एक होगा x1 y1, एक होगा x2 y2, तो उस टाइम पर रेखा का समीकरण हो जाता है, देखो ये तो सेम आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m। अब स्लोप आपको बताया था, अगर दो बिंदु दिए जाएं तो उस टाइम पर स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप हो गया, और ये बाकी x माइनस। तो मेन आपके पास है जो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो मैंने आपको लिखा है इससे पहले वाला, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके आधार पर ही आपके पास ये फॉर्म भी आपके पास है। यहाँ पर बस m का मान कैसे निकाला जाएगा, दो बिंदुओं पर का मान रख के आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट जो 11th के हैं वो आपको आने चाहिए। अगर ये आपके पास आ गए हैं तो आप इजीली आपके पास क्या कर सकते हो कि जो इस प्रश्नों के दौरान आपको, इस एक्सरसाइज के दौरान जो प्रश्न आएंगे उनको हम इन कॉन्सेप्ट की मदद से ईजिली कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इस टाइम पे फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर दोनों रेखाओं जिनके बीच का कोण हम निकाल रहे हैं वो उनका स्लोप है m1 और m2 आपके पास, ठीक। अब एक थीटा जो कोण है, जब भी दो रेखाएं इंटरसेक्ट होती हैं तो अगर थीटा बनाए कोण तो एक 180 माइनस थीटा भी होगा। तो अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा इजीली आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हैं कुछ 11th के कॉन्सेप्ट जो हम इस साल जो एक्सरसाइज हो गई उसमें भी यूज़ करने वाले हैं आपके पास, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए क्योंकि इसी की मदद से हम क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करने वाले हैं बस, ठीक। तो अब हम करते हैं आपके पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपके पास। तो इस पे बेस्ड आपके पास किताब एनसीईआरटी की बुक में आपके पास एक्सरसाइज है 6.3। 6.1 वाला जो कॉन्सेप्ट आपके पास है रेट चेंज, वो वाला आपके पास सब कंप्रेस हो गया कोविड-19 के कारण। और जो 6.2 पे आधारित जो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसको मैं बताऊंगा आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम से पहले, क्योंकि वो दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे से थोड़ा संबंधित आपके पास हैं, इसलिए मैं आपको उसको उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक।
तो हम कर रहे हैं आपके पास एक्सरसाइज 6.3 आपके पास, ठीक। क्वेश्चन आपके पास संबंधित होंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे आधारित आपके पास, ठीक। तो देखो एक बात, तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस वक्र के लिए। वक्र का समीकरण ये है, और कब निकालना है, जब एक्स का मान कितना है 4। देखो एक बार सॉल्यूशन सिंपल सा होगा, दिया हुआ कर्व है y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x, ये हमको दे दिया गया है वक्र। मुझे इसके लिए टेंजेंट का स्लोप निकालना है जब x का मान क्या है 4। पहले मैं निकालूंगा dy बाई डी एक्स। देखो एक बार, तो dy बाई डी एक्स क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं अवकलज, तो सिंपल वाला अवकलज भी है। तो पहले 3x की पावर 4 करेंगे, तो 3 तो गुणांक उसको करना नहीं है, x की पावर 4 का, 4 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 4 दिया 12, और x की पावर एक कम हो गई 3 माइनस 4। तो ये आपके पास आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स। तो हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कुछ और नहीं, वही क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, यानी आपके पास प्राप्त हो रहा है 12x³ माइनस 4। ये है इस वक्र पर, जो दिया हुआ वक्र है इस पर बनने वाली जितनी भी स्पर्श रेखाएं होंगी उन सब के लिए ये आपके पास क्या है ढाल, उन सारे स्पर्श रेखाओं के लिए क्या है ढाल। पर मुझे पर्टिकुलरली तब चाहिए जब x का मान क्या है 4। तो एट x इक्वल टू 4 इसका मान निकाला जाएगा, मतलब dy बाई डी एक्स का मान निकालना है जब x बराबर 4 है। तो यहाँ पर रख देंगे x की यानी 4 की घात 3 माइनस 4। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास आ रहा है। तो जब सिंप्लीफाई करें तो सिंपल सा आपके पास देखो, ये हो गया 12 गुणा 4 का क्यूब, तो यानी 64 माइनस 4। तो जब सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आगे आपके पास गुणा करके हो रहा है 768 माइनस 4, यानी हो गया 764। तो आपके पास ये प्राप्त हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। दो चीज़ों का ध्यान देना आपके पास। अभी इस केस में तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब मैं निकाला था तो वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू केवल x पर आधारित है। कभी कभी क्या होता है कि वो x से हटकर y पर भी आश्रित होता है। तो अगर आपको कहा था कि x बराबर 4 पर निकालिए और y पर भी आश्रित है, तो आप अनिवार्य रूप से y का मान भी निकालोगे x बराबर 4 के लिए। x का मान 4 है तो y का मान क्या होगा, यहाँ रखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास इस टाइम पर केवल x बराबर 4 पर निकालना था, और dy बाई डी एक्स भी क्या था उसी पर आधारित था, केवल x पर। तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, उस टाइम पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ये इस प्रकार से, x बराबर 4 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 764। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक। अब थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा चेंज करते हैं। अब फंक्शन चेंज क्या करेंगे, आपके पास अभी तक जो क्वेश्चन किया हमने उसमें आपके पास सीधे सिंपल फंक्शन है। अब मैं उस फंक्शन को थोड़ा चेंज करते हुए पैरामीट्रिक की ओर ले आ रहा हूँ। देखो किस प्रकार से, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5वां है, उसमें 5वें जो अब किताब में है उसमें बताऊँ केवल नॉर्मल के लिए पूछा है, पर मैं टेंजेंट के लिए भी स्लोप निकालूंगा और नॉर्मल के लिए भी निकालूंगा पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास कि आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल का इस वक्र के लिए। अब वक्र किस रूप में, देखो एक्स वाई दोनों थीटा पर आश्रित हैं। तो ये किस रूप में, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था फंक्शन का, तो वो उस पर आश्रित आपके पास है, ठीक। तो और निकालना का वजह थीटा बराबर क्या होगा π/4। तो देखो एक बात, सबसे पहले जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो दिया हुआ कर्व आपके पास है, गिवन कर्व इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब ये हमारे पास कर्व दिया हुआ है, तो उससे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स, तो हमको dy बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो हमको मालूम है। इस केस में ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, y और x दोनों का थीटा के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे। तो देखिए आपके पास निकालते हैं उसको, तो y बराबर था a साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि dy बाई डी थीटा क्या होगा, तो सिंपली a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, इस साइन थीटा का होल क्यूब है तो ये हो जाएगा 3, उसकी पावर एक कम यानी साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे अवकलज करना पड़ेगा साइन का भी, यानी थीटा के सापेक्ष ही साइन का अवकलज भी चेन रूल के अनुसार। तो ये हो जा रहा है आपके पास dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का करेंगे तो कॉस थीटा। तो ये मुझे ये मिला। इसी प्रकार
जब x के लिए कर रहे हैं तो वो है a cos क्यूब थीटा। तो जब मैं इसमें डी एक्स अपॉन डी थीटा कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है, सिंपली क्योंकि ये पावर आएगा 3 आएगा तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा आगे से माइनस। तो मैंने दोनों ही एक्स और वाई दोनों का अवकलज थीटा के सापेक्ष कर दिया है। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाल रहे हैं, इस प्रकार से। तो ये हो रहा है a 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये तो डी वाई बाई डी थीटा हो गया, अपॉन ये बताया ना आपको डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन, और ये हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब सिंप्लीफाई करें तो 3a से 3a कैंसिल, पावर भी स्क्वायर से साइन की और कॉस की स्क्वायर, तो साइन आपके पास बच रहा है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कितना प्राप्त हो रहा है माइनस टेन थीटा। तो मुझे इस वक्र पर बनने वाले जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो वक्र दिया हुआ है उस पर बनने वाले जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं उन सब की प्रवणता प्राप्त हो गई, यानी ढाल प्राप्त हो गई। पर मुझे कब चाहिए, एट पर्टिकुलरली एट पॉइंट जब थीटा बराबर क्या हो π/4 उस पर निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो मुझे प्राप्त होता कि टेंजेंट का स्लोप जो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है वो था -10 थीटा। अब देखो वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष पर थीटा के पदों में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फंक्शन का जो टाइप है वो क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म में जो तीसरा चर होता है उस पर आधारित ही डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त होता है, ठीक, जो कि थीटा के पदों पर आ रहा है, ठीक। तो ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये उस वक्र पर बनने वाले जितने भी स्पर्श रेखाएं हैं उन सब की क्या है प्रवणता। मुझे पर्टिकुलरली उस पर चाहिए जब थीटा बराबर क्या हो एट थीटा बराबर π/4, ये कैलकुलेट करना है मुझे जब थीटा का मान π/4। तो हम करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स पर जो कैलकुलेट हुआ है उसमें थीटा का मान π/4 रख देंगे, ठीक। ये तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई थीटा बराबर π/4 रख देना है उसमें। पर अगर इक्वेशन निकालने के लिए कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना आपको, अगर इक्वेशन निकालने के लिए कहते हैं टेंजेंट या नॉर्मल का, तो आपको अनिवार्य रूप से पहले बिंदु भी ज्ञात करना पड़ता। तो थीटा बराबर π/4 एक्स के मान पर भी जो फंक्शन दिया हो ना उसमें एक्स के मान पर भी रखेंगे और वाई के मान पर भी। तो उस टाइम पर जो एक्स और वाई का मान मिलेगा वो प्राप्त होगा हमको बिंदु x1 और y1। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मैं सीधे क्या करूँगा, थीटा बराबर π/4 पर मान निकालूंगा। देखो क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स का मान थीटा बराबर π/4 कितना आ रहा है -10 π/4, और 10 π/4 का मान मतलब 1। तो ये इस प्रकार से आपके पास प्राप्त हो गया टेंजेंट का स्लोप। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट प्राप्त हो गया, ठीक। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला आपने उस थीटा बराबर π/4 पर। अब आपको करना है कि नॉर्मल के लिए भी निकालना है। तो देखो क्या होता है, अगर कहा जाए स्लोप निकालना है तो ये कुछ और नहीं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई द्वारा निरूपित किया गया था, या फिर सिंपली -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से होता है। तो सिंपली यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन -1 यानी +1। तो ये आपके पास आ गया -dx अपॉन dy का मान थीटा बराबर π/4 पर। तो ये हमने टेंजेंट के लिए निकाला। तो टेंजेंट निकल जाए तो नॉर्मल इजीली निकल सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, अगर केवल नॉर्मल के लिए कहते हैं तो हम -dx अपॉन dy मतलब इसका उल्टा, यानी -1 अपॉन -10 थीटा निकालते हैं। तो -10 थीटा का मान π/4 में -1 आता और -1 क्या होता +1। तो ये आ गया टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का ही स्लोप आपके पास, ठीक। तो क्वेश्चन सिंपल ही बस पैरामेट्रिक फॉर्म के दौरान जो तीसरा वेरिएबल है उसका मान आपको दे दिया जाएगा आपके पास, ठीक। तो आगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए अभी तक हमने केवल स्लोप निकाले, आगे थोड़ा सा उसमें हम पॉइंट भी ज्ञात करने के लिए आ सकता है, स्लोप निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो सारे स्लोप पे आधारित थे, ठीक। अब थोड़ा चेंज करते हुए कहीं पर बिंदु निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लेने के बाद, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व बस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको करना क्या है कि ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं इस वक्र पर,
इस वक्र पर ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ पर स्पर्श रेखा क्या हो जाए, एक्स अक्ष के समांतर। तो आपको मालूम है एक्स अक्ष के समांतर मतलब उस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होने वाली है, 0 पर। देखो पर सॉल्यूशन क्या है, दिया हुआ कर्व आपके पास है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, यह है दिया हुआ वक्र। तो मैं पूछूं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बताओ। तो सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। इस वक्र का अवकलज कर दिया हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम अवकलज का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो अवकलज तो होना ही होना है आपके पास, तो इसलिए आपके पास क्या है, अवकलज कर दिया गया। यही नहीं, जो आगे जो 2 और अनुप्रयोग आपके पास है उन सब में भी क्या होगा, अवकलज होना ही है। क्योंकि आपके पास हम अवकलज का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो अवकलज तो करेंगे ही। ठीक, तो आपके पास dy/dx निकाला जाएगा, कहीं पर प्रथम कोटि का, कहीं कहीं पर द्वितीय कोटि का भी निकाला जाता है आपके पास। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास है। तो सबसे पहले मैंने दिए हुए वक्र के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब आपको कह दिया गया कि ऐसे बिंदु ज्ञात कर रहे हैं जहां पर स्पर्श रेखा क्या है, पैरेलल है एक्स अक्ष के। तो देखो सेंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि दे दिया गया है कि आपके पास जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है यानी उसका स्लोप जो रहा होगा वो इक्वल टू क्या होता है उस टाइम पर 0। अगर ये वाई एक्स के पैरेलल होता तो उस टाइम पर इन्फिनिटी होता उसका स्लोप यानी 1/0। पर यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि एक्स अक्ष के समांतर, तो इस प्रकार से यानी आपके पास हो गया 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और गुणनखंड करने पर आपके पास प्राप्त होगा x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यानी मुझे प्राप्त हो रहा है x इक्वल टू -1 और 3। तो मुझे उन बिंदुओं के x निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो अब क्योंकि मुझे अनिवार्य रूप से ये जो बिंदु ज्ञात करने हैं वो उसी वक्र पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वक्र के समीकरण पे ये मान रख देंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र के समीकरण से पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए सिंपल सा आपके पास है। इसमें रखेंगे -1 तो -1 का क्यूब माइनस ये भी माइनस का स्क्वायर तो 1 यानी -1 -3 और ये भी हो जाएगा आपके पास +9 +7। ठीक, तो जब सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास सिंपली मिल रहा है आपके पास x इक्वल टू -1 पर y बराबर मिल रहा है 12। तो पहला पॉइंट प्राप्त हुआ a -1 और 12 भी प्राप्त हो रहा है। तो ये 9 कर रहे तो पास ये 16 और ये -4 तो +12 बस। ठीक, तो इस प्रकार से। और जब हमने पुट किया x इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि मुझे जो बिंदु ज्ञात करने हैं वो वक्र में चाहिए, उनके लिए x निर्देशांक तो प्राप्त हो गए, ये x के मान मिल रहे हैं। अब y का मान जब निकालना है तो क्योंकि वो बिंदु क्या होना है, वक्र पर होना, तो वक्र के समीकरण में यूज़ किया गया है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व से। इक्वेशन ऑफ जो कर्व है, जो यानी वक्र का जो समीकरण है उससे ही प्राप्त होने वाला है y के मान। अब इसमें 3 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 27 दोनों कैंसिल, -3 तो 9 3 27 प्लस 20 मतलब -20 आपके पास प्राप्त हो रहा है। तो कितना हो रहा है b, तो b पॉइंट प्राप्त हो रहा है 3 और -20। तो ये वो बिंदु हैं वक्र पर जिन पर स्पर्श रेखा क्या होने वाली है, x अक्ष के समांतर। तो सिंपल सा कहीं पर पॉइंट निकालने के लिए भी आपके पास आने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपको। अब जो क्वेश्चन आपके पास मैं बता रहा हूँ 8वां, ये क्वेश्चन जो आपके पास है ये आपके पास कॉन्सेप्ट होगा 11th का। कॉन्सेप्ट 11th का है, देखिए किस प्रकार से। तो क्वेश्चन में आपके पास है कि आपको इस सेम वही पॉइंट पर ही निकालना है, एक पॉइंट निकालना है इस कर्व पर, इस वक्र पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पर स्पर्श रेखा, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में आपके पास वो x अक्ष के समांतर थी ना, इस बार है तो वो समांतर ही, पर किसके, एक ऐसी
लाइन के जो इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है आपके पास, मतलब ऐसी रेखा के समांतर है वो जो इन दो पॉइंट को मिलाने वाली है आपके पास, ठीक है। तो पहले देखो पास जो जो दिया हुआ उसके आधार पर इक्वेशन ऑफ कर्व है y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी 2x माइनस 2, क्योंकि इसका अवकलज यही होगा, ठीक। तो ये आपके पास इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है आपके पास, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके अतिरिक्त अब कह दिया गया आपके पास है, क्योंकि जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट था वो समांतर है, तो समांतर है इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले कॉर्ड, यानी कॉर्ड भी एक रेखा ही आपके पास, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले कॉर्ड के समांतर है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ये जो समांतर रेखा, जो समांतर जो कॉर्ड था, इसके लिए इसका स्लोप, उसका स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 2 एंड 4 4, तो ये एक लाइन है जो आपके पास इन दोनों बिंदुओं को मिला रही हैं। तो मैं आपसे इसमें हम निकालना चाह रहे हैं कि स्लोप, तो आपको मालूम है स्लोप m बराबर होता है उस टाइम पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप ऐसे निकालते हैं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, यानी 4 अपॉन 2, यानी कितना रहा है 2। तो देखिए पहले जो वक्र दिया था उसके लिए स्लोप मैंने निकाल लिया, और फिर उस जो समांतर रेखा थी उसका भी स्लोप निकाल लिया है। अब क्योंकि हमको मालूम है कि टेंजेंट और जो कॉर्ड है वो पैरेलल है एक दूसरे के, और रेखाएं आपके पास, यानी ये जो टेंजेंट यानी वो भी एक रेखा है, वो समांतर है इस रेखा के। तो आपके पास 11th में हमने पढ़ा है कि रेखाएं समांतर होती हैं यदि उनका स्लोप क्या हो, सेम। तो देखो एज टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, ये हमको दिया हुआ है। इसका अर्थ है दोनों का स्लोप यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, m आपके पास। तो यानी आपके पास होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2, सिंपली x माइनस 2 इक्वल टू आपके पास सॉल्व करने कितना है 1। तो x का मान प्राप्त हो रहा है 3, तो x इक्वल टू 3। तो उस बिंदु का x निर्देशांक मिल गया है, तो y कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, देखो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे तो आपके पास देखो y का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 3, तो 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 1 ये इक्वल 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, यानी जो बिंदु में ज्ञात करना था वो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया a.3 और 1। तो ये वो बिंदु है जिस पर बनने वाली जो स्पर्श रेखा है वो किसके समांतर है आपके पास, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर आपके पास। तो ये आपके पास गुण है रेखाओं के समांतर का होने का, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास, ठीक। तो इसके कुछ क्वेश्चन और भी आपके पास हैं, ऐसे ही कहीं पर हम बिंदु निकालेंगे, कहीं पर आपके पास स्लोप निकालेंगे, और उसके अलावा जब बिंदु और स्लोप मिल जाए तो समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये स्लोप था आपके पास, इसके हिसाब से ये पॉइंट मिल गया, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी ज्ञात कर सकते हैं। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको 11th के भी याद रखने हैं, और थोड़े आपके पास जो इस बार हम अलग पढ़ा आपके पास कि 11th में वैसे हमने पढ़ लिया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, यानी ज्यामितीय अर्थ में अवकलज के, कि अवकलज सदैव क्या निरूपित करता है, किसी वक्र पर बनने वाली स्पर्श रेखाओं की प्रवणता यानी ढालों को निरूपित करता है। तो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके पास और है आपके पास काफ़ी, उनको हम अगले वीडियोस में कर लेंगे कवर आपके पास, पर आप इसको एक बार दोबारा पढ़ना आपके पास, और कॉन्सेप्ट जो हैं 11th के वो भी याद रखना आपके पास, ठीक। ओके।